So 12.6 equipotential surface. ओके, बहुत आसान से टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें तो दम, बहुत इजी टॉपिक है. इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? बोलिए क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से बता सकते हैं आप तो. एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल थ्रू आउट कैसा रहेगा? सेम रहेगा. ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना. A surface where the value of electric potential is same throughout is called as equipotential सरफेस. जैसे मिसाल के तौर पे, अगर सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है और मैं देखना चाहता हूं कि भाई फिलहाल एक पर्टिकुलर पॉइंट पी लेता हूं मैं यहां पे, विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर. ए पकड़ लो, एक पॉइंट ए. तो मैं फिलहाल देखता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? वी है. और दोबारा मैं एक और पॉइंट लेता हूं इससे कुछ दूरी पे, पॉइंट बी मगर पकड़ लो. मैंने देखा कि ये पॉइंट बी जो है वो भी उतनी ही दूरी पे है, और वहां पर भी जो पोटेंशियल है वो क्या है बेटा? सॉरी, पोटेंशियल जो है वो सेम है. मैंने एक और पॉइंट लिया से पॉइंट सी, और मुझे उतनी ही दूरी पे वो पॉइंट मिला, और मैंने देखा यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है बेटा? सेम आ रही है, वी. अब अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे मुझको. कैसे मिलेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स. और जब मैं इन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर जोड़ दूंगा तो ये एक शेप लेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप विच इज स्फेरिकल. एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लेंगे दैट इज स्फेरिकल. तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस ऐसा है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे. आप ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट पकड़ो, उसकी वैल्यू लगातार वी 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 करके जो भी रहेगा, वी एक सिंबल है, नंबर्स में बोलो तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसा बोल सकता हूं मैं. हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भैया, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा आता है? सेम आता है. आई बात समझ में आपको? अब अगर किसी चार्ज को मैं ए से बी पे लेके आ रहा हूं, ए से बी पे लेकर आ रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ए से बी पे लेकर आया मैंने, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सॉरी, व्हाट इज वर्क डन, सॉरी आई एम मिस्टेकन, व्हाट इज वर्क डन? तो मैं कहूंगा देखो, वर्क डन का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा वी बी माइनस वी ए. वर्क डन का फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए. आप कहां से कहां लेके आए हो? ए से लेकर बी तक. फिर आप बोलेंगे अरे यार मगर, बट मामला ऐसा है कि वी ए और वी बी की तो वैल्यू कैसी होती है? वी ए और वी बी की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है ना. तो अगर वी ए और वी बी की वैल्यू सेम होती है तो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब अगर किसी पॉइंट को या किसी चार्ज को, कोई भी एक चार्ज है, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घुमाते हैं, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप एक चार्ज यहां रखा हुआ था, उस चार्ज को यहां से उठा के मैंने यहां रखा है ना, यहां से उठा के यहां रख दिया, और मैं बोलूंगा बताओ इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ? तो वो बोलेगा वर्क डन आपका जीरो रहा. बोले क्यों ऐसा जीरो क्यों रहा? क्योंकि जो प्रीवियसली उसका पोटेंशियल था बाद में भी वही पोटेंशियल है. आपको याद होगा हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी कर रहे थे, हमने ये साबित किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1 करके आया था, क्यू डेल्टा V करके आया था.
तो अब ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा अगर आपको यहां से यहां तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फिर उसके लिए क्या, अगर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, वी और वीबी की वैल्यू देखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी, वी और वीबी की वैल्यू तो सेम निकली, तो अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे ये साबित होता है कि वेन एवर अ चार्ज इज मूव्ड अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द नेट वर्क डन इज जीरो। ये याद रखना, whenever a charge is moved along equipotential surface the net work done is zero। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, ओके। अब ऐसा है आगे कि अगर मैं सपोज करो पॉइंट चार्ज लेता हूं, अगर मैं पॉइंट चार्ज लेता हूं तो जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे वो आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में रहेंगे। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एक ही थोड़ी होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, अलग अलग वैल्यू का कई सारे इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगा ये 2 वोल्ट का है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 4 वोल्ट का है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 6 वोल्ट का है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे कितनी वैल्यू से कुछ भी हो सकते हैं इनफाइनाइट। तो मैं देखूंगा एक पॉइंट चार्ज के लिए सारे के सारे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में रहते हैं। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक ऐसा स्फीयर जिसके सेंटर एक ही है, जिसके सारे स्फीयर का सेंटर अगर एक हो तो अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो बोले भैया ऐसा है कि यहां ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में रहता है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो देखो कैसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है चार्ज पे वो इस तरह से नॉर्मली बाहर निकलती है ना, नॉर्मली बाहर निकलती है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है चार्ज बेस से वो सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो मैं ये बात समझ सकता हूं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसा होता है बेटा, नॉर्मल होता है। अब मान के चलो कि मैं देखता हूं मेरे पास लाइन से कुछ एक चार्जेस का एक्यूमुलेशन है, बहुत सारे चार्जेस इस प्लेट पे जमा है। तो मैं कहूंगा अच्छा इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकलेगी, तो इस तरह से नॉर्मली बाहर निकलेगी, ओके। और अगर मैंने सपोज करो इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ये अलग अलग, ये वी ए, ये वी बी, ये वी सी। ये लाइन नहीं है बेटा, ये लाइन नहीं है बेटा, पैड बता एक मिनट, ये लाइन नहीं है, ये एक किस्म का सरफेस है जिसको आप इस तरह से देख रहे हैं। तुम लोग पैड्स को मत देखो, इसको देखो, है ना, ये इस तरह से है, यहां से दिख रहा है ना आपको एक लाइन जैसी नजर आ रही है, मगर एक्चुअली में ये लाइन है कि सिर्फ नहीं, एक प्लेन शीट है, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से, है ना, ये प्लेन शीट है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा कि यहां आप देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रही है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आई, है ना, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, नॉर्मल, इस तरह से, है ना, इस तरह से। ओ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन शॉर्ट ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर मेरे पास मान लो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज कैसे होता है, एक वायर और उस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से जमा है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, देखो बेटा ये लाइन चार्ज है, यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे, इस तरह से निकलेंगे बाहर चारों तरफ से। जब ये चारों तरफ से बाहर निकलेंगे तो ये शेप कैसा बना लेंगे, एक सिलेंडर जैसा, है ना। तो मैं देखता हूं कि यहां जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है, इस तरह से बता देंगे तो इनफ हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से नॉर्मली बाहर निकलती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बाहर निकले, देखो फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसा आ रहा, नॉर्मल आ रहा। आया, देखे आपने, समझे। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। जस्ट अ मोमेंट। और फिर जैसे कि, अच्छा इसको मैं बाद में बताता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, डायग्राम जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला, ये कंक्लूजन जब लूंगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब उसमें बताऊंगा आपको मैं।
ठीक है। अब ऐसा इमेजिन करो, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर मैं सपोज करो एक चार्ज को इस पॉइंट ए से कोई और पॉइंट बी पे ले जा रहा हूं। अब थोड़ी देर के लिए बी को इग्नोर करो, मानो कि ये बी नहीं है, आप यहां से यहां ले जा रहे हो, है ना, ए से बी। और ये बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटा सा डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा सा डिस्टेंस है तो ये dx ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसा होगा, स्ट्रेट ही होगा। ऑलमोस्ट कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। और आपने धीरे 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 इसको यहां पर ले जाके रखे। इस प्रोसेस में मैं कहूंगा मेरा वर्क डन कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा वर्क डन वो हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, है ना, इंटू dx इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये वर्क डन बाय क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ओके ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मुझे भैया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना पड़ेगा मुझको फिर, इंटू डीएक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, है कि नहीं। तो फिर मैं बोलूंगा ओके ओके, वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं फिर, Q इंटू ई इंटू डीएक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। आप इस तरह से लिख सकते हो वर्क डन को, Q इंटू ई इंटू डीएक्स, है ना। ये क्यू ई क्या है, तो बोले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने क्यू ई बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट का डीएक्स, और ये कॉस थीटा। थीटा मुझे मालूम नहीं है अभी फिलहाल, मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे ये सिर्फ इतना नजर आ रहा। मैं बोलूंगा मुझे ये एक है, ये भी कोई पॉइंट चार्ज नजर आया, और ये एक मुझे सरफेस नजर आया। मुझे मालूम है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने ए से बी पे लेके आया, और ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, सिर्फ मुझे इतना नॉलेज है। और जब इस ए से बी पे लेकर आया तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, है ना। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, आपका क्यू इंटू ई। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। मगर हम लोग जानते हैं कि भैया वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, 0 होता है। अच्छा, ये पॉइंट ए और बी दोनों भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो यहां से यहां लाने में वर्क डन कितना हुआ होगा, 0। तो मैं बोल सकता हूं 0 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डीएक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्यू को उधर लेके चले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू ई इंटू डीएक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। अब हम लोग कहेंगे देखो ई इंटू डीएक्स कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है आपका बेटा, 0 आया है। मैं बोलूंगा अच्छा देखो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ई की वैल्यू या डीएक्स की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू, तीनों में से किसी एक की वैल्यू 0 है। तो मैं बोलूंगा यार देख, मैं तो ए से बी पे सरकाया हूं, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट किया है उसका, तो डिस्प्लेसमेंट किया है तो डीएक्स 0 हो सकता क्या। अरे आपको किसी चीज को सरका है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता क्या, नहीं। तो डीएक्स तो 0 नहीं है। अच्छा, जिस जगह पे वो रखा गया है, क्या वहां किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चार्ज के तो बहुत करीब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है। बचा कौन फिर, कॉस थीटा। मतलब ये जो 0 वैल्यू हुई है किसकी वजह से हुई है, कॉस थीटा की वजह से। तो कॉस थीटा की वैल्यू असल में क्या है, 0 है। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो भैया जरा बताओगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। अच्छा, थीटा क्या है फिर, थीटा ई और डीएक्स के बीच का एंगल है ना। अच्छा, ई क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएक्स क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, मतलब ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट को क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो मान लो जाहिर बात है किसको परपेंडिकुलर होगा, वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग ने यहां अल्जेब्रिकली प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में, है ना। अब उसके बाद हमें देखना है हमारा अगला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप एक काम करो, उससे पहले वहां तक का पढ़ लो, आप रीड कर लो, जब तक मैं देखता हूं बोर्ड रेडी करूंगा, वहां तक आप पढ़ लीजिए बेटा। हाँ शायद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या नजर आया बेटा, एक आपको पॉइंट चार्ज नजर आएगा ओ पे रखा हुआ, से इट्स वैल्यू इज क्यू।
क्यू, कैपिटल क्यू, व्हाटएवर आप जितना जो भी देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, प्लस क्यू मेंशन किया, ठीक है। और फिर बाद में आप दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस उस पर देख सकते हैं, उसके अतराफ बनाए हुए, एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस और ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकली हुई नॉर्मली बाहर। मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किया इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, एक आउटर शेल पे है सरफेस पे और एक इनर सरफेस पे। मान लो मैं क्या करने वाला हूं, एक चार्ज को, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आने वाला हूं, है ना, यहां पे यहां लाकर रखूंगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx होगा। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आप कहेंगे सर वो रहेगा F इंटू dx, है ना, F इंटू dx। मैं धीरे 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 धीरे, जैसे अपन याद है ना, अपन ने पढ़े थे पोटेंशियल वर्क डन कैलकुलेट करते वक्त, जब भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मूव करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप धीरे 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 लेकर आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो। इस सिचुएशन में जो सामने वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और आपका जो फोर्स है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो मैंने धीरे 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 ला के रखा, वहां ला के रख दिया। अब देखो इतना मैंने धीरे धीरे लाया कि मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स था इट वॉज ऑलमोस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो फिर मैं बोलूँगा ओके वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फिर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dx, है ना, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dx। ओके, अब अगर मैं चाहूं तो मान लो ये जो चार्ज को लेकर आया था मैं, इसकी वैल्यू क्यू नॉट थी, जिस चार्ज को आपने यहां से लेकर आए थे उसकी वैल्यू क्यू नॉट थी। तो वर्क डन बाय फिर एक्सटर्नल फोर्स वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स। बोले ऐसे कैसे, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F अपॉन क्यू। अगर आपको याद हो हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किए थे तो उस वक्त ये फॉर्मूला देखे थे, E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू, दैट मीन्स व्हाट, F शुड बी इक्वल टू Q इंटू E, है ना। तो फिर अगर ऐसी बात है तो इस चार्ज Q0 को वहां से वहां लाने में मेरा वर्क डन जो है इतना इतना हुआ। अगर मान लो इफ Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना, F Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, हाँ, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो क्या उसको आप अभी भी वर्क डन बोलते हैं क्या? नहीं, उसका नाम बदल जाता है, अब उसे बोला जाता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक चार्ज को यूनिट कॉलेज 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां लाने में जो वर्क डन हुआ, अब मैं कहूंगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयरफॉर अब dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय e इंटू dx। मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि वर्क डन विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बोले ऐसा कैसे? अरे आप याद करो पहला टॉपिक क्या पढ़े थे आपने, क्या निकाले थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कहा था आपने। फिर आपने कहा था अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसको नाम क्या दिए थे आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से यहां ला के रखने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सरकाने को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सरका है और कितना चार्ज सरका है, 1 कूलम, तो अब उसको वर्क डन नहीं बोला जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो -1 इंटू ई इंटू डी एक्स। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। अब देखो यहां पर मैंने जब ये चार्ज को मूव किया, मैंने ऐसे इमेजिन किया कि मैं उसको एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं, तो मतलब उसमें सिर्फ एक एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, आइदर एक्स आइदर वाई और आइदर जेड। तो अगर एक्स एक्सिस पे मूव करें तो dv बाय dx, वाई पे मूव करें तो dv बाय dy, है ना, जेड पे मूव कर रहे हैं तो dv बाय dz। व्हाट इफ अगर इस चार्ज को मैं ऐसा मूव कर रहा हूं तो मतलब इसमें x की वैल्यू भी चेंज हो रही, y की वैल्यू भी चेंज हो रही और z की वैल्यू भी चेंज हो रही, मतलब अब ये पूरा स्पेस में आप चेंज कर रहे हैं।
एक पर्टिकुलर लाइन में चेंज कर रहे क्या? नहीं। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस नेबला वी। माइनस नेबला वी, कुछ याद आया? दो जगह पढ़ चुके हो पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, दो जगह पढ़ चुके हो, एक वर्क एनर्जी एंड पावर में और एक ग्रेविटेशन में, अब तीसरी बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो अब ये हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड इंटू के कैप। आया समझ में आपको? है ना? तो ये फॉर्मूला इस तरह से बदल जाता है। ओके, हमको अगर मान लो इफ एंड ओनली इफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इफ E इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ पोजीशन हमको दिया गया है, तो उसमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं एक वाइड रेंज के लिए। वाइड रेंज मतलब एक बड़ी रेंज के लिए। अगर मैं किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखता हूं और मैंने बोला कि जब मैं यहां से यहां उठा के रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, है ना, यहां से यहां उठा के रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, और तो मुझे बताओ इस प्रोसेस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। तो उसको निकालने का तरीका और क्या हो सकता है? तो मैं देखो यहीं से निकालता हूं। dv इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं माइनस ई इंटू डी एक्स। dv इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन को उधर भेजो, dx को उधर, है ना। तो अब ये dv क्या है बेटा? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। dv क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, e इंटू dx क्या है? e इंटू dx क्या है? वो भी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है। अरे अरे अरे, भूल गए सब तुम लोग। ये एग्जांपल दिया था, याद है? मैंने बोला था ये क्या है? 6, और मैंने बोला था ये क्या है कंबाइंड में, बोलो ये भी 6 ही है। अरे भाई, इनका मल्टीपल भी 6 ही होता है ना, इसका मीनिंग। अलग अलग देखोगे तो ये 2 है, ये 3 है, एक साथ देखो क्या है, ये 6 है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो मैं वही बोलूंगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। ई इंटू डीएक्स क्या है? वो भी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है। मैं कहूंगा मुझे एक लार्ज चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, तो यानी डेल्टा वी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका? डीवी का, है ना। अब आप डीवी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब आपको किस चीज का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? ई इंटू डीएक्स का, बिटवीन द लिमिट्स एक्स ए टू एक्स बी, या एक्स एम टू एक्स एन बोलेंगे यहाँ पर, जो भी है, वहां एक्स एम इंटू एक्स एन आ जाएगा लिमिट। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे क्या मिलेगा बेटा? आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कि जब आप चार्ज वहां से उठा के यहां रख रहे हैं तो उसमें कितने का फर्क आ रहा है। ये बात समझ में आपको? ठीक है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स है। उसके बेसिस पे एनसीईआरटी में एक कंक्लूजन दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 15 पे, 6th पॉइंट जाओ, उसके नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है ना। वी दस अराइव एट 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये एनसीईआरटी की लाइन से है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस द स्टीपेस्ट। सबसे ज्यादा जहां स्टीप होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा जमा होती है। बोले आप मुझे एक बात बताओ, एक पहाड़ी को इमेजिन करो, एक पहाड़ी है इस तरह से, और आप देखेंगे ये ए साइड है और ये बी साइड है पहाड़ी पे, ए साइड बी साइड। आप देख सकते हैं बी साइड जो है वो ज्यादा स्टीप है, ढलान उसकी कैसी है? ज्यादा है। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पानी, एक नल जैसा या कुछ ऐसा लगा हुआ है, पानी का सोर्स, और ये पानी इस पे पड़ रहा है यहां पे। तुमको क्या लगता है सबसे ज्यादा पानी कौन से रीजन से बह के जाएगा? सबसे ज्यादा पानी बी रीजन से बह कर, सबसे ज्यादा। यहां से भी जाएगा बट यहां कैसा रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब जहां पर ढलान सबसे ज्यादा है, जहां पर स्लोप सबसे ज्यादा है, वहां उसका पानी का फ्लो कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है। अब हमारे लिए ढलान क्या है? डीवी बाई डी एक्स, चेंज इन पोटेंशियल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये हमारे लिए स्लोप का काम करता है। और ये पानी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां ढलान सबसे ज्यादा वहां पानी सबसे ज्यादा, यहां पर पोटेंशियल में सबसे ज्यादा गिरावट, है ना, और वहां मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा। या फिर मैं ये कह सकता हूं जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी वहां तेजी से हर छोटे छोटे कदम पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। हर छोटे छोटे डीएक्स पर डीवी की बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए आप ग्राफिकली, कि अगर मैं
एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज लेता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज लेता हूं, ये प्लस चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। ओके, थोड़ा सा दूर। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 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 यहां, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। अब तुम नोटिस नहीं करते कि तुम सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और जैसे जैसे ऊपर 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 जाते हो या पीछे पीछे जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, जब ये अकेला होगा ऐसा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगी ऐसा, है ना। मगर इसके नेगेटिव चार्ज के उसके पेरिफेरी में आने की वजह, उसके आसपास नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या हुआ, उसने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसको इस तरफ से ऐसा खींच लिया, इसको भी इस तरफ से खींच लिया, ऐसा खींच लिया। इक्कड़ दुक्कड़ यहां बची है बस हल्की फुल्की। सबसे ज्यादा क्राउड इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा अच्छा, इन दोनों चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो मैं ये बनाऊंगा ऐसा कि मैं क्या देखूंगा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरह से आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, और गैप को कम करना चाहिए यहां पे। हाँ, यहां बड़ा गैप रखना चाहिए। थोड़ा यहां गैप बढ़ गया, ये बढ़ना नहीं चाहिए। समझ में आ जाए ऐसा करो। देखो फॉर एग्जाम्पल ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है। ये भी इमेजिन करो 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है और 30 वोल्ट है ना। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज्यादा क्राउड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहां है, ये बीच में। तो तुम देखो, आप सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, और आप 10 से 20 पे आ गए। वैसे मैं गलत बोल दिया, ये उल्टा डायरेक्शन बोलना चाहिए। ये 20 या सॉरी ये 30, 20 और ये 10, कम हो रहा ना, 30, 20 और ये 10 ऐसा बोलना चाहिए मुझे। तो तुम देखो यहां पे ये पूरा सरफेस कितने वोल्ट का है, 30 वोल्ट का। तुम यहां से यहां पहुंचे और आप 30 से कहां पर आ गए, 20, और यहां से यहां पहुंचे और यहां पर क्या आ गए, 30 से 20 पे आ गए। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो आप क्या देख रहे हैं, छोटे से डिस्टेंस में, छोटे से डीएक्स में, छोटे से डीएक्स में आपको डीवी ज्यादा मिल रहा है, और यहां देखो डीएक्स कितना बड़ा है। तो मैं कहूंगा इस रीजन की डीवी बाई डीएक्स की वैल्यू कैसी है। चलो ये रीजन 1 नाम देता हूं, और ये रीजन 2 नाम देता हूं, और ये रीजन का देखो डीवी बाई डीएक्स क्या होगा आपका। तुमको नहीं लगता कि ये रीजन का डीवी बाई डीएक्स ज्यादा है इस रीजन के डीवी बाई डीएक्स से, है ना, ये ज्यादा है कि नहीं, इस रीजन के से ज्यादा है। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जमघटा ज्यादा है। अरे भाई मैं बोलूंगा, मुझे एक पहाड़ है, एक पहाड़ पे से बहुत एक साइड में बहुत ज्यादा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। अरे यार यहां तो पानी का बहुत ज्यादा फ्लो है। ऐसा तो नहीं है कि पार्शियल फ्लो है, कि पानी का नल यहां पर जो सोर्स यही साइड में नहीं, वो तो एग्जैक्ट टॉप पर है, जो पिन है वो जो टॉप पीक है उसके एग्जैक्ट ऊपर है पानी का सोर्स, और जब जा रहा है, मगर मैं ये देखता हूं सिर्फ इसी साइड से पानी का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है, और इस साइड से पानी का फ्लो कैसा है, कम है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां क्या ज्यादा है, फिर ढलान ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है ना। तो अब हम बोलते हैं ना डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो भाई हम ये कहेंगे कि भाई अच्छा यहां पर स्लोप ज्यादा, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस काफी नजदीक होने की वजह से, यानी डीएक्स की वैल्यू छोटी है, डीवी की वैल्यू बड़ी है, या डीवी की वैल्यू इधर और इधर सेम है, मगर यहां डीएक्स छोटा है और यहां डीएक्स बड़ा है। तो जाहिर बात है जहां डीएक्स छोटा होगा डीवी बाई डीएक्स बड़ा होगा, और जहां डीएक्स बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वहां पर डीवी बाई डीएक्स क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट समझ रहा है क्या आप? आपने देखो डीवी बाई डीएक्स अगर ये छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है ना। अगर आपको बता रहा हूं, जैसे देखो 100/50 2, 100/25 4, 100/25, क्या देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर छोटा छोटा हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब उल्टा जाके देखो, डिनोमिनेटर बड़ा 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 कर रहा हूं, वैल्यू क्या देखते हैं आप, छोटी छोटी हो रही है ना। तो बात यह है बेटा यहां पे, कि यहां पर हम कह रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउड ज्यादा, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम नियरली प्लेस होंगे, नजदीक 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 होंगे। वहीं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वहां क्या नजर आ रहा है आपको,
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, वहां पर आपको नजर आ रहा है वाइडली सेपरेटेड, क्योंकि वहां पर डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी है, कम है ना। अगर हमने देखे कपड़ा है उधर नहीं, इधर चला, ये देखो, ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज था। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस मैं एक दूसरे के नजदीक लाता हूं, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस मैं एक दूसरे के नजदीक लाता हूं, तो यहां इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। अगर यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्राउड है हमको इधर देखने को मिलता है, और यहां थोड़ी कम देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउड पीछे देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउड ऐसा देखने को मिलता है, और बाकी जैसे जैसे इधर जाएंगे ऊपर तो कम होता है। तो अब ये जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, तो ये देख ऐसा बनाता हूं मैं, इसमें गैप, हाँ ऐसा होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या नजर आया आपको, ये गैप कैसा है, कम है ना, और यहां पर गैप भी कैसा है, कम है। गैप कम होने का मतलब क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स ज्यादा है। डीवी बाई डी एक्स ज्यादा होने का मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ज्यादा हो। आई बात समझे। ये तो मैंने क्या किया बेटा, आपको एरो लेके बता दिया, है ना। कभी कभार कुछ एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस में क्या आएगा, डायरेक्ट सिर्फ चार्जेस बना के दे देगा। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह से होंगे, क्या ये इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, है ना, या फिर ऐसे होंगे, या फिर ऐसे होंगे, है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल होंगे ऐसे कुछ। आई थिंक मैंने डाला होगा इसमें, नहीं अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं है, मगर रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे आपको। आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 14 पे जो थ्योरी है, आप देख सकते हो उस थ्योरी में आपको दिया हुआ सिचुएशन। ये डायग्राम उल्टा क्यों बनाया हुआ है, ये मैंने उसकी स्टेट बोर्ड की कॉपी किया, डायग्राम मुझे उल्टा लग रहा है। ठीक है चलो जान दो, तो देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगा, या जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा वहां पर आपका डीवी बाई डी एक्स कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर आगे जाओ, आगे दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, its magnitude is given by the change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential of the surface। कुछ नहीं, ये तो आसान है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, आपको चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। मगर इतना आपको ध्यान में रखना है कि वो चेंज इन पोटेंशियल नॉर्मली कैलकुलेट करना है ना, इंक्लाइंड सरफेस पे नहीं। अब नॉर्मली कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, फिर अपन एग्जांपल्स पे पढ़ते हैं। So the first question, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, electric potential is found to be 5 volt throughout. The electric field in the region is, क्या रहेगा, तो कोड लिख देता क्वेश्चन, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. First up, the magnitude of electric field
in the region is, क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन से 0, सेकंड ऑप्शन से 0.5 न्यूटन पर कूलम, थर्ड 1 न्यूटन पर कूलम, लास्ट 5 न्यूटन पर कूलम। बोलिए क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए? इसने पूछा है एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस, वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है ना, और कितना है? 5 वोल्ट। तो उस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? सही बोलो, सही। 0। आपका कैसा है? देखो सिंपल सी बात है, आपका जो V है, पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट कांस्टेंट है, 5 वोल्ट कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? माइनस dV बाय dx। इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस dV बाय dx। इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव लेंगे किसी भी कांस्टेंट चीज का, क्या होता है? 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0। दैट्स इट। चलो कॉपी करो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? बोलो। 90 डिग्री ऑलवेज। छोड़ो, अगला। व्हाट इज द एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एंड electric field of 10 Newton per coulomb exists along x-axis in space. Calculate the potential difference. Calculate the potential difference. VQ minus VP. VQ minus VP, where the points P and Q are given by first option P equals to, not option, it is a number, मतलब दो मल्टीपल क्वेश्चन है उसके अंदर। तो पहला डेटा वो दिया हुआ है, Q equals to 4 मीटर, 2 मीटर। सेकेंड, P equals to 4 मीटर, 2 मीटर, Q equals to 6 मीटर, 5 मीटर। थर्ड, P equals to 0, 0, Q equals to 6 मीटर, 5 मीटर। आप सॉल्व करिए, एक मिनट में हारे आया। तो देखो बेटा, यहां पे 3 अलग अलग सिचुएशंस दिए हुए हैं, इधर ध्यान दो। 3 अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं और तीनों सिचुएशन के हिसाब से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो पहली सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। पहली सिचुएशन एनालाइज करेंगे कि मेरे पास एक स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, और 2 पॉइंट्स हैं। कौन से 2 पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 4, 2। तो ये पहला पॉइंट है से P जो कि 0, 0 पे है, और दूसरा पॉइंट है Q जो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2, मतलब ऐसा कहीं तो भी है। इमेजिन कर लिया मैंने, यहां है Q एट द पॉइंट 4, 2, और उसने मुझसे कहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VQ माइनस VP पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो पता लगाओ। कैसे निकालेंगे अपन? तो आपका VQ माइनस VP,
वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ओके, ई इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो माइनस ऑफ ई, ई कितना है बेटा अपना 10 बोला हुआ है ना, कहां बोला हुआ है उससे वो पर 10 न्यूटन पर कूलम, इट इज 10 न्यूटन पर कूलम डेल्टा एक्स। तो मुझे सिर्फ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है, मुझे वाई की क्या वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अच्छा देखो ये क्यू पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ है, तो यहां से यहां तक फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, 4 माइनस 0 कितना आएगा, तो 4 माइनस 0 ऑफकोर्स 4 आएगा, तो यह आएगा माइनस 40 वोल्ट। ओके, फिर इसी तरह से सेकेंड सिचुएशन है बिल्कुल सेम तरीके से। अब फिर से मुझे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं भी डायग्राम बनाए तो अपने को सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यूज को माइनस करना है एंड नथिंग एल्स। तो मैं समझू थोड़ा सा फील आ जाता है डायग्राम के साथ और कुछ नहीं, कि मैं कहूंगा ओके ये मेरा स्पेस है, एक पॉइंट कहाँ है 4,2 पे है, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2, ये पॉइंट पी है। दूसरा पॉइंट क्या है 6,5, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 5, इस तरह से पॉइंट क्यू है। तो देखो भैया पॉइंट क्यू पॉइंट पी। ओके, और मुझसे कहा जाए इतना बताओ भैया वी क्यू माइनस वी पी क्या होगा। वंस अगेन आई विल गो फॉर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, वी क्यू माइनस वी पी ई इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा डेल्टा एक्स क्या रहेगा बेटा, यहां से आप ये माइनस करेंगे सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे बढ़ रही है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मुझे सिर्फ ये जो वो सरफेस जो कि इसको नॉर्मल है, वो सरफेस जो उसको नॉर्मल है सिर्फ उसी की पोजीशन को मैं माइनस करूंगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, तो 6 माइनस 4, पहले तो माइनस ई कितना 10, 6 माइनस 4 कितना है 2, तो माइनस 2 हो जाएगा माइनस 20 न्यूटन पर कूलम। अच्छा इसी तरह से अगला जो तीसरे नंबर का वी क्यू माइनस वीपी अगर मुझे निकालना है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली एक्स एक्सिस पे है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बेटा प्योरली एक्स एक्सिस पे है, तो इसीलिए फिर भी वंस अगेन जब मैं ई इंटू डेल्टा एक्स करूंगा तो माइनस 10 इंटू आप सिंपली क्या करो 6 माइनस 0 है ना, तो 6 माइनस 0 करेंगे तो वो 6 आ जाएगा माइनस 60 वोल्ट, इस तरह से हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली एक्स एक्सिस पे ना होता तो उसको कैलकुलेट करने की सिचुएशन बहुत अलग होती, क्योंकि प्योरली एक्स एक्सिस पे है तो टेंशन नहीं था, मुझे सिर्फ ये देखना था कि भैया मुझे वो सरफेस का डिफरेंस देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल है, तो जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल आएगा वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो मुझे देखना है ये एक सरफेस है, इसकी पोजीशन क्या है 6, ये एक सरफेस है इसकी पोजीशन क्या है 4, तो 6 माइनस 4 पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 4 आया समझ में। सो दिस इज इट, कॉपी दैट, बाकी के हम लोग कल देखेंगे।